everyone, I am Rekha Mehta. Welcome back to the Physics Online Education. Students, in this lecture, we are going to understand the topics of quantum and laser physics, and these topics are Heisenberg uncertainty principle, proof of Heisenberg uncertainty principle from de Broglie wave particle duality. Third is experimental verification of uncertainty principle, and in this topic has two parts: Heisenberg's gamma rays microscope and electron diffraction from a slit. So let's begin with Heisenberg uncertainty principle. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को 1927 के अंदर हेजनबर्ग सर ने ही दिया था। उन्होंने इस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट दी थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर exact and simultaneously both the position and the momentum of a particle। ठीक है, मतलब उनके अकॉर्डिंग कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली और साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उन्होंने ये आइडिया या ये पॉइंट कहाँ से नोटिस किया? उन्होंने ये आइडिया और जो ये पॉइंट है उनका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, उन्होंने इस आइडिया को लिया। श्रोडिंजर सर ने जो मॉडिफिकेशन किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर कि जो एवरी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ हमारे पास एक वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो उसके अंदर जब दोनों वेव्स, मान लो दो वेव्स ले ली हमने, जब दोनों वेव्स सुपर इम्पोज करते हैं तो हमने एक एनवेल्प बनाया था जिसको वेव पैकेट कह रहे थे। तो पार्टिकल जो है उस वेव पैकेट के अंदर कहीं भी लोकेट हो सकता है ना, पार्टिकल उस वेव पैकेट के अंदर कहीं भी लोकेट हो सकता है। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता, जो वहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। मोमेंटम, पार्टिकल की वेलोसिटी को एग्जैक्ट नहीं पता तो वहाँ पर मोमेंटम के अंदर भी अनसर्टेनिटी आ गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमारे पास जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट, और एच कट किसके इक्वल होता है, एच बाय 2 पाई के, जहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, ये है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन, और डेल्टा पी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के अंदर हम मोमेंटम ले लें, सेम डायरेक्शन के अंदर अगर हम पोजीशन मेज़र कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आता है, एच कट के। एच कट क्या है, एच बाय 2 पाई, वेयर एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम सबको पता है 6.634 10⁻⁻34। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लाइक जो अभी मैंने दो तो यही बताए, कौन कौन से, पोजीशन और मोमेंटम। ऐसे ही एनर्जी और टाइम है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास है एंगल या एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल। ठीक है, तो जो ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये क्या है, ये यूनिवर्सल है और एप्लीकेबल है जितने भी हमारे पास कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स हैं, लाइक एनर्जी एंड टाइम, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल, और एक ये है पोजीशन एंड मोमेंटम। तो ये इन पर सभी पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एनर्जी एंड टाइम की अनसर्टेनिटी निकालूँ तो एनर्जी को डेल्टा ई से और टाइम को डेल्टा टी से, और वो भी हमारे पास अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एच कट के। एच कट किसके इक्वल है, एच बाय 2 पाई के। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम को डेल्टा जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल को मैं अगर डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करूं तो वो वैल्यू भी मेरे पास एच कट के इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम डी ब्रोगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने प्रूफ फाइंड आउट करना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, किसको यूज़ करके, डी ब्रोगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को यूज़ करके। ठीक है, और वो हम कैसे करेंगे,
अगर हम आपको याद है तो हमने ये कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल के साथ एक क्या होता है, वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है, और जो हमारे पास वेव पैकेट के अंदर, जैसे इस तरह से हमारे पास वेव पैकेट बन रहा है, इस वेव पैकेट के अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी और जिस वेलोसिटी से ये वेव पैकेट मूव करेगा, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसके अंदर हम क्या करके चल रहे हैं, हम दो वेव्स कंसीडर करके चल रहे हैं, जिनकी, जैसे हमने ये एक वेव ये कंसीडर किया, ठीक है, जिनकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। दूसरी वेव मान लो मैं इस तरह से कंसीडर करती हूँ, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट, ये टू नियरेस्ट ट्रफ। तो वेवलेंथ डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट लेकर चलते हैं हम दो वेव्स की वेवलेंथ को। ठीक है, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। जब ये सुपर इम्पोज करेंगे तो हमारे पास इस तरह से जब सुपर इम्पोजिशन से जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से आएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। जब हमारे पास इस तरह से रिजल्टेंट आता है इसका, ठीक है, तो हम इस वेव के जो कंपोनेंट हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, साई1 इज इक्वल टू, ए मैंने एम्पलीट्यूड ले लिया, साइन ω1t माइनस k1x, ω1t। दूसरी अगर मैं वेव का कंपोनेंट लूँ तो साई2 इज इक्वल टू ए साइन ω2t माइनस k2x। यहाँ पर ω1 ω2 क्या है, फ्रिक्वेंसीज हैं। अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी, म्यू डिफरेंट होगा तो ओमेगा डिफरेंट होगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और ओमेगा और म्यू के अंदर क्या रिलेशन होता है ये आपको पता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास ये क्या थे हमारे पास, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू k1 किसके इक्वल था, 2π/λ1। मतलब अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो k1 भी डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे इसलिए मैंने k1 k2 डिफरेंट लिया है। म्यू डिफरेंट है तो ω1 और ω2 भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, 2πμ। तो ω1 डिफरेंट है तो 2πμ1 आ जाएगा, ω2 तो 2πμ2। तो ये दोनों मैंने वेव्स ले ली हैं। ठीक है, ये जब वेव्स सुपर इम्पोज कर दे तो इसका रिजल्टेंट मेरे पास इस तरह से आता है, और वो रिजल्टेंट मैं कैसे लिखती हूँ, साई इज इक्वल टू साई1 प्लस साई2। और अगर हम इसको ऐड करें तो क्या आएगा, ए साइन ω1t माइनस k1x प्लस ए साइन ω2t माइनस k2x। फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन c प्लस साइन d, किसके इक्वल होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2a, ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैंने सेम लिया है, 2a साइन, आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ, ω1 प्लस ω2 बाई 2t, ये ब्रैकेट में। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास माइनस k1 प्लस k2 बाई 2x, फिर आएगा कॉस ω1 माइनस ω2 बाई 2t, और यहाँ आ जाएगा माइनस k1, माइनस नीचे लिख देती हूँ मैं, k1 माइनस k2 बाई 2x। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो साई मेरे पास क्या आ जाता है, साई मेरे पास आएगा 2a साइन, अगर मैं ω1 प्लस ω2 बाई 2 को किसके इक्वल लिख दूँ, ओमेगा के। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ω t माइनस k1 प्लस k2 बाई 2 को मैंने लिख लिया kx के, kx। नेक्स्ट क्या था, कॉस
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को मैं लिख रही हूँ डेल्टा ओमेगा, यहाँ आ जाएगा डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस K1 माइनस K2 को मैंने ले लिया डेल्टा K बाय 2x। ठीक है, यहाँ पर जिस जिस टर्म को हमने जो जो लिखा है वो हम लिख देंगे। वेयर ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू ओमेगा, और K1 प्लस K2 बाय 2 इज इक्वल टू K, ये लिखा है। ऐसे ही ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा एंड K1 माइनस K2 इज इक्वल टू डेल्टा K। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी है तो एज इट इज मैंने लिख दी। ओके, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास पार्टिकल वेलोसिटी को, और जो सेकंड टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि कैसे वेव पैकेट मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास नोड बन रहे हैं, नोड देखो कहाँ बन रहे हैं, ये हमारे पास नोड है, यहाँ नोड है और यहाँ नोड है। नोड पर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने पार्टिकल की पोजीशन को अगर लोकेट करना है, मैंने कहा कि पार्टिकल जो है इस वेव पैकेट के अंदर कहीं भी होगा बिटवीन 2 नोड्स। इन नोड्स के बीच में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। अगर मैं 2 नोड्स की बात करूं, अगर मैं इसको x1 ले लूं, इसको x2, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ तो मैं अनसर्टेनिटी निकाल सकती हूँ ना पोजीशन के अंदर। यही करना है हमें। तो मेरे पास इस नोड की अगर मैं मानूँ पोजीशन x1 है, इस नोड की क्या है, x2 है। तो जब नोड फॉर्म कब होगा, नोड कब फॉर्म होगा, जब हमारे पास cos डेल्टा ओमेगा बाय 2 t माइनस डेल्टा k बाय 2x इज इक्वल टू 0 होगा। जब हमारे पास cos की वैल्यू 0 होगी तो मेरे पास नोड फॉर्म होगा। और cos की वैल्यू 0 कब होती है, cos की वैल्यू 0 तब होगी जब cos जो है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा पाई बाय 2 का। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब दोनों तरफ cos है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा 2 बाय टी माइनस डेल्टा के एक्स बाय 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। क्लियर? अब हमारे पास ये आया है, इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखूं, डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के बाय 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। मैंने कहा कि नोड के ऊपर हमने पोजीशंस निकालनी है। अगर मैं फर्स्ट x1 पे निकालूं, ठीक है, और n की वैल्यू 0 पुट करूं तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा के x1 बाय 2 इज इक्वल टू n की वैल्यू मैंने 0 पुट की है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। वन इक्वेशन ले लो, फिर डेल्टा ओमेगा 2 बाय टी, इसकी पोजीशन x2 पे निकालें तो डेल्टा k बाय 2 x2, n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 3 पाई बाय 2। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब मैं सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर, तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें से इसको कैंसिल किया तो ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा k बाय 2 x1 x2, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था ना, x2 माइनस x1, तो x1 हमारे पास पॉजिटिव आएगा, x1 माइनस x2 नेगेटिव है, इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। क्या आएगा, 2 को कॉमन लोगे, 3 पाई माइनस 2 पाई पाई, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा k बाय 2 x1 माइनस x2 क्या आ गया, पाई। ठीक है, ये वैल्यू आई। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, x1 माइनस x2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय डेल्टा k, और k क्या था, 2 पाई बाय लैम्डा, ये हमने किया था। लैम्डा क्या है, h बाय p,
ये वैल्यू यहाँ पुट करो, के क्या आ जाएगा 2 पाई एच पी, डेल्टा के क्या आएगा 2 पाई डेल्टा पी बाई एच। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, इसको 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास x1 माइनस x2 क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 2 पाई इंटू डेल्टा पी, और ये h कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, x1 माइनस x2 को क्या लिख सकते हैं डेल्टा x, ये p इधर ले आओ, डेल्टा p किसके इक्वल आ गया h के। और यही हमने प्रूफ करना था कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्टली पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है h के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये बहुत एलिमेंट्री है, हमने इसके अंदर 2 वेव्स को कंसीडर किया था। अगर मैं वेव पैकेट की बात करूँ तो वेव पैकेट के अंदर क्या होती है, हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, तो नंबर ऑफ वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है डिफरेंट होती है, वेरी करती है, तो वहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो किसके इक्वल आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, किसके इक्वल आ जाता है एच कट के, जो कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो हाइजेनबर्ग्स गामा रे माइक्रोस्कोप से हम दे सकते हैं। हाइजेनबर्ग सर ने ही सजेस्ट किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की उसको मेज़र कर सकते हैं, किससे, बाय यूजिंग हाई रिजॉल्विंग गामा रे माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक गामा रे माइक्रोस्कोप लिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास ये ऐसा सोर्स है, ये जो सोर्स है वो क्या है गामा रेज है, वहाँ से फोटोन इंसिडेंट कराए हमने, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर है रेस्ट पर है, और जब फोटोन जो इंसिडेंट फोटोन है जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं तो कॉम्पटन स्कैटरिंग होगी, क्या करेंगे ये फोटोन अपने जो मोमेंटम है वो ट्रांसफ़र कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास यहाँ से फोटोन जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक किया तो फोटोन क्या हो जाते हैं यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाते हैं। फोटोन स्कैटर्ड होते हैं तो जो उनकी वेवलेंथ है उसके अंदर चेंज आता है, वेवलेंथ उनकी स्कैटर्ड फोटोन की ज़्यादा होती है। ये कॉम्पटन स्कैटरिंग आप पढ़ चुके हो, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम गामा रे ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गामा रे जो होती है हमारे पास वो क्या है हाईली एनर्जेटिक है, उनकी एनर्जी क्या है ज़्यादा है। अगर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या होगी कम होगी, और वेवलेंथ अगर कम है तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन के अंदर वो कम आएगी। क्यों, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है कैसे आती है, अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप ले रहे हैं, और यहाँ पर जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो इस माइक्रोस्कोप से ही मेज़र होगी। तो जब आपने माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है लैम्डा डैश बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, मैंने अभी बोला था जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी अनसर्टेनिटी जो है वो कम होगी पोजीशन के अंदर, और हमें अनसर्टेनिटी कम चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हम एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सके। ठीक है, एग्जैक्ट हम निकाल नहीं सकते तो अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी हम करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्डा यहाँ से देखो डेल्टा एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है लैम्डा के, तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल है लैम्डा डैश बाय 2 साइन थीटा। लैम्डा डैश क्या है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये फॉर्मूला कहाँ से आया रिजॉल्विंग पावर से। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर जो है वो क्या करती है, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है, एक x1 और दूसरा क्या है दो अलग डायरेक्शन में हुआ ना, ये x1 मान लो पोजीशन है, ये x2 है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें सेपरेटली तो हमारे पास डेल्टा x आ जाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर क्या कर रही है, इन दो सेपरेट
जो हमारे पास पॉइंट्स है ना, उन सेपरेट पॉइंट्स की हमें क्या देगी, जो पोजीशन सेपरेट पोजीशन है उसकी वैल्यूज़ देगी। रिजॉल्विंग पावर से जब हम दो पॉइंट्स को सेपरेटली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, तो वो उसकी रिजॉल्विंग पावर है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय 2 साइन थीटा। ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। अब जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन ने जब इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी है जब ट्रांसफ़र करी, तो जो फोटोन है वो स्कैटर्ड हुए हैं, ठीक है। तो हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उन्हीं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जो विद इन 2 थीटा एंगल के अंदर इस माइक्रोस्कोप के अंदर आएंगे। जो 2 थीटा से बाहर हैं उनकी हम पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। एंगल कितना होना चाहिए, इस 2 थीटा के अंदर जो हमारे पास फोटोन स्कैटर्ड हुए हैं वो हमें पोजीशन बताएंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को ही हम बता सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो 2 थीटा से बाहर हैं उनको हम नहीं मेज़र कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। फोटोन का जो मोमेंटम है किसके इक्वल होगा, लैम्डा एच बाय पी होता है। पी किसके इक्वल होगा, पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, यही होता है। और लैम्डा को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, म्यू बाय सी से। और जो हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ये स्कैटर्ड फोटोन है, ये एंगल क्या बनेगा, अल्फा, जैसे ये यहाँ पे बने, ठीक है। ये एंगल अल्फा, और इसके नीचे जो एंगल बनेगा वो क्या है, बीटा, यहाँ पर जो बनेगा, ठीक है। और ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या बनेगा, 90। क्लियर। अब मैं क्या कर रही हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रही हूँ अलोंग द एक्स डायरेक्शन। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँ तो पहले हमारे पास इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम क्या है, एच म्यू बाय सी, प्लस जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर है, बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन किस पर है, रेस्ट पर है, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग। आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस के पास हमारे पास मोमेंटम क्या आएगा, एच म्यू डैश बाय सी, दो कंपोनेंट बनेंगे इसके, ये अल्फा है, अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कंपोनेंट जो है वो क्या बनेगा, कोस अल्फा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा, प्लस यहाँ पर इसका वो क्या है हमारे पास, मोमेंटम एम वी था, यहाँ पे बीटा है, लेकिन एंगल क्या बनेगा, जो हम अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, एम वी कॉस बीटा, उसी की एक्सिस के अलोंग ही कॉस बीटा बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं एम वी कॉस बीटा को यहाँ लिखूँ तो मेरे पास एच म्यू बाय सी माइनस एच म्यू डैश बाय सी कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और जो ये वैल्यू है ये मेरे पास क्या है, मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है, एच म्यू बाय सी माइनस एच म्यू डैश बाय सी कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम एच बाय सी म्यू माइनस म्यू डैश कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी एक्स लेते हैं, ठीक है। जो पी एक्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी, वो डिपेंड करेगा अल्फा के ऊपर। और अल्फा एंगल कहाँ बन रहा है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन हो और जो हमारे पास उसके साथ ये इस अलोंग एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। तो इसके अंदर अगर मैंने अल्फा फाइंड आउट करना है तो मेरे पास अल्फा क्या होगा, ये, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू हमने क्या लेनी है, मिनिमम लेनी है। मिनिमम कितनी हो सकती है, ये देखो, ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का, और ये कितना है, थीटा। तो मेरे पास अल्फा क्या आ जाएगा, ये निकाला ना मैंने, ये 90 है, ये थीटा है, तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं पी मिनिमम निकालती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, एच बाय सी म्यू माइनस म्यू डैश कॉस 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा मेरे पास क्या आ जाता है, म्यू माइनस म्यू डैश साइन थीटा। क्लियर। अब मैंने क्या निकालना है, अब मैंने पी मैक्सिमम निकालना है। पी मैक्सिमम निकालने के लिए अगेन मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। अब इस स्कैटर्ड फोटोन का अल्फा क्या है, ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये एंगल अल्फा होगा इस केस में। तो ये वाला एंगल अल्फा है, ये 90, ये थीटा।
अब क्या आएगा 90 प्लस थीटा। तो P मैक्सिमम क्या होगा मेरे पास, P मैक्सिमम कब होगा, जब मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है h/c म्यू माइनस म्यू डैश कॉस 90 प्लस थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब P मैक्सिमम में से P मिनिमम अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा P की। डेल्टा P निकालना था ना, तो डेल्टा P मेरे पास क्या आ जाएगा h/c म्यू प्लस म्यू डैश साइन थीटा माइनस h/c ये था ना म्यू माइनस म्यू डैश साइन थीटा। और इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये यहाँ पर प्लस का है, ये यहाँ पर प्लस का है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 2h म्यू डैश साइन थीटा बाय c, ये आ गया डेल्टा p। ठीक है, और इससे पहले सबसे पहले मैंने रिजॉल्विंग पावर का बताया था। तो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला था, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, मतलब हमें पोजीशन अगर हम किसी भी दो पॉइंट्स की सेपरेटली सीन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय 2 साइन थीटा, ये था। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कैसे आएगा, डेल्टा p इंटू डेल्टा x क्या आएगा 2h म्यू डैश बाय c साइन थीटा इंटू लैम्डा डैश बाय 2 साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, लैम्डा डैश को हम क्या लिख सकते हैं h म्यू डैश बाय c था, लैम्डा डैश क्या आ जाएगा c बाय म्यू डैश। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई h के, डेल्टा p इंटू डेल्टा x क्या आ गया h। और यही हमें प्रूफ करना था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग डेल्टा p इंटू डेल्टा x किसके इक्वल आता है h के। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये हमारे पास एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली h कट के इक्वल आती है, यानी कि h/2 के इक्वल आती है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या आ रही है h आ रही है कि हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली h के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्लिट। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्लिट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम को कंसीडर कर रहे हैं और उसको इंसिडेंट कराया हमने स्लिट के ऊपर, ये स्लिट है। ठीक है, जैसे ही स्लिट में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसको शो करते हैं, डायफ्रैक्शन को शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कमिंगली कैसे आ रहे हैं, हॉरिजेंटली आ रहे हैं, हॉरिजेंटली ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन हॉरिजेंटली आ रहे हैं। तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और उसका कोई हम ये कहते हैं कि जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो हम लेकर ही नहीं चलेंगे, हॉरिजेंटली ऑलमोस्ट आ रहे हैं, एंगल क्या बन रहा है थीटा बन रहा है। तो अगर आपको याद हो तो आपने थर्ड सेम में वेव एंड ऑप्टिक्स में पढ़ा था डायफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्लिट, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला आता है a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये आप कर चुके हो वेव एंड ऑप्टिक्स के अंदर। जो a है वो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, विड्थ ऑफ स्लिट दैट इज डेल्टा x, साइन थीटा इज इक्वल टू n हम क्या ले रहे हैं 1 लेके चल रहे हैं लैम्डा। तो यहाँ से डेल्टा x मेरे पास क्या आ गया लैम्डा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है डायफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है सेंट्रल मैक्सिमा है, ये हमारे पास फर्स्ट मिनिमा है और ये हमारे पास सेकंड मिनिमा है, ये हमारे पास सेकंड मैक्सिमा है, ये हमारे पास सेकंड मैक्सिमा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, हमारे को ये डायफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई दे रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम मोमेंटम की बात करें कि मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आएगा, तो मोमेंटम के अंदर जो चेंज आएगा वो किस रेंज से किस रेंज तक आएगा, माइनस थीटा से प्लस थीटा के बीच में। ठीक है, तो मैंने अभी बोला कि हॉरिजेंटली इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट आ रहे हैं, तो हमारे पास जो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो इसमें मोमेंटम का कंपोनेंट क्या होता है साइन थीटा, या तो पी साइन थीटा होगा ये, या माइनस पी साइन थीटा। तो जो मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है वो हम क्या लेके चलेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी साइन थीटा माइनस
चेंज लेके चलते हैं ना, माइनस पी साइन थीटा। हमें एक P1 ले लिया P साइन थीटा, दूसरा ले लिया माइनस P साइन थीटा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा P आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, P साइन थीटा प्लस P साइन थीटा 2P साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम अगर हम एग्जैक्टली निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली हम निकाल नहीं सकते, ये आपको पता ही है कि एग्जैक्ट हम मेज़र नहीं कर सकते पोजीशन और मोमेंटम को। तो हमें तो यहाँ पर क्या करना है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले रही हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, ये लैम्डा साइन थीटा और ये क्या आएगा 2P साइन थीटा। क्लियर, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास लैम्डा 2P आ गया। और लैम्डा को मैं क्या लिख सकती हूँ, h/p, p से p कैंसिल, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 2h के, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली एच बी लिख सकते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो ये हमें प्रूफ करना था कि जो प्रोडक्ट है डेल्टा x और डेल्टा p का वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, h के इक्वल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट्स प्रूफ and experimental verification of Heisenberg uncertainty principle. In our next lecture, we will discuss about the application of Heisenberg uncertainty principle and time dependent Schrodinger wave equation. Thank you.